तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश किया है आपका फर्स्ट आपको समझाने के लिए, सेकंड में सारा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। इसमें दो सेक्शन है, एक वीडियो को डिस्क्राइब किया गया है, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन है। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। थैंक यू। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है पावर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम तीन चीज को कवर करेंगे। जिसका पावर सिस्टम का तीन मेजर जो की फैक्टर है, वो एक है जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन, तीसरा है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से कवर करेंगे, जिसको पूरा मिला के निकलता है, इसका जो नाम है जीटीडी बोलते हैं हम, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों यहाँ पे आपने जो डायग्राम देख रहे हो, ये पावर सिस्टम का एक सिंगल लाइन डायग्राम है। मैं आपको एक बाय एक, पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। जनरेशन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दोस्तों जनरेशन पहले चलते हैं जनरेशन की तरफ। दोस्तों ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये अल्टरनेटर का स्टैंडर्ड सिंबल है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जो अल्टरनेटर जनरेट करता है वो 11 केवी, मैक्सिमम इंडिया में 25 केवी तक की अल्टरनेटर जो कि वो वोल्टेज को जनरेट करता है। इससे ज्यादा नहीं जनरेट करता। इसका आंसर है क्यों नहीं जनरेट करता, इसका आंसर है इंसुलेशन प्रॉब्लम। इंसुलेशन प्रॉब्लम क्यों होता है, क्या होता है दोस्तों, एक एक करके कवर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, इंसुलेशन प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में मैक्सिमम 25 केवी तक की जो भी वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये हो गया जनरेशन स्टेशन का जो जहां से वोल्टेज निकलता है, वहां 11 केवी तक निकलता है, मैक्सिमम 25 केवी तक निकलता है। दूसरा चीज, ये कंट्री है जापान। आपको मालूम होगा ये जापान है दोस्तों, ये 40 केवी तक ये वोल्टेज निकलता है, यानी आउटपुट प्रोडक्शन करता है। लेकिन इसका जो सीक्रेट है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो चलते हैं, ये हो गया जनरेशन। जनरेशन यहाँ पे ये अपने को नॉर्मल बेसिस में 11 केवी दे दिया। ये 11 केवी को दोस्तों हम लोग इसको हाई पावर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे होंगे रिगार्डिंग टू लोअर वाइंडिंग को हायर वाइंडिंग सेकेंडरी में है, प्राइमरी में लोअर वाइंडिंग है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब हम प्राइमरी सेक्शन में लो वोल्टेज देंगे, जब हम ज्यादा वाइंडिंग है सेकेंडरी सेक्शन में, वहां से अगर वाइंडिंग अपने को पावर ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, तो वहां से हम इसको स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यहाँ पे लो वाइंडिंग है, यहाँ पे हाई वाइंडिंग है, यहाँ अपने को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट करते हैं हाई वोल्टेज में। इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर दोस्तों क्या करते हैं, 132 केवी से 33 केवी में फिर इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और ये स्टेप डाउन होने के बाद ये 33 केवी दोस्तों रिसीविंग स्टेशन में चला जाता है दोस्तों। फिर रिसीविंग स्टेशन से क्या होता है दोस्तों, वहां से फिर 33 केवी से लेके उसको 11 केवी का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, ये वाइंडिंग के रिगार्डिंग में आपको पता चला होगा कि हायर वाइंडिंग है, यहाँ पे लोअर वाइंडिंग है। तो यहाँ पे 33 दिया, यहाँ से आउटपुट में उसने 11 केवी लिया। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करके यहाँ पे प्राइमरी लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन का लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ से 11 केवी आने के बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से 33 केवी से 11 केवी जब कन्वर्ट हो गया, वहां से सबस्टेशन में चला गया। सबस्टेशन से क्या करते हैं दोस्तों, वहां से 11 केवी से ट्रांसफार्मर के जरिए वहां से 415 वोल्टेज के आउटपुट को कन्वर्ट करते हैं। वहां से फिर क्या करते हैं दोस्तों, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वहां से जो है 415 वोल्टेज मिलने के बाद ये अपना कंज्यूमर तक भेज देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक जो 230 वोल्टेज प्लस 415 वोल्टेज भी यूज करते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट, रेंटल और बड़े बड़े अपार्टमेंट से आपकी नॉर्मल जो हाउस में 230 वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंज्यूमर तक इस प्रोसेस में आता है। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, हम उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। इसको दोस्तों बोलते हैं अल्टरनेटर, जिसने 11 केवी जनरेट किया, यहाँ तक हो गया जनरेशन दोस्तों, ये जनरेशन क्लियर हो गया। ट्रांसमिशन दोस्तों, ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसमिशन दोस्तों 11 केवी से 132 केवी स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम लोग इसको वोल्टेज को 11 केवी से 132 केवी किए। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन में फिर और एक ट्रांसफार्मर लगा के 132 केवी से 133 केवी को हमने स्टेप डाउन किए, वहां पे हमने इसको कम कर दिए। और कम करने के बाद ये जो वोल्टेज है, इसको हम रिसीव किए रिसीविंग स्टेशन में। और रिसीविंग स्टेशन से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, वहां पे ट्रांसफार्मर लगाया, फिर से स्टेप डाउन का 33 केवी जो हमने यहाँ पे स्टेप डाउन किया था, 33 से हमने फिर से इसको 11 केवी में स्टेप डाउन कर दिए। वो पावर को हम कहां पे छोड़े, सबस्टेशन पे छोड़े। वो वोल्टेज सबस्टेशन पे आने के बाद दोस्तों वहां पे फिर हमने क्या किया, फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया 11 केवी से 415 वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से जैसे 415 वोल्टेज हो गया, यहाँ से फिर हमने आउटपुट कंज्यूमर तक सेंड कर दिया इसको 415 को। डोमेस्टिक में हम जैसे कि RYV 3 फेज यानी कि 4 वे सिस्टम उसको बोलते हैं, 3 फेज 4 वे सिस्टम यानी कि RYV और न्यूट्रल। तो इसको हम इंडस्ट्रियल भी दे सकते हैं, प्लस डोमेस्टिक में यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक में हाउस में हम लोग नॉर्मली 230 वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अपना जो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन होके यहाँ कंज्यूमर तक पहुंच गया। तो इसमें जो जो एक एक सवाल आने वाले हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला सवाल था, why we cannot the maximum kV increase the voltage, हम क्यों नहीं जनरेशन में मैक्सिमम वोल्टेज क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते दोस्तों। इसका रीजन तो हमने पहले डिस्कस किया था। उसका रीजन था कि इंसुलेशन प्रॉब्लम। वो कैसा इंसुलेशन प्रॉब्लम क्यों है, वो एक एक करके हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है, why we cannot generate 25 kV to more power, हम क्यों नहीं 25 केवी से ज्यादा जो भी है केवी क्यों नहीं जनरेट कर सकते। पहले हम यहाँ पे डिस्कशन किए थे 25 केवी इज द मैक्सिमम इन इंडिया इट विल बी प्रोड्यूस। तो वो क्वेश्चन का क्या आंसर है हम यहाँ पे देखते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई वोल्टेज इंक्रीज, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो उसके बेस में करंट डिक्रीज होगा। यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हुआ, यहाँ पे करंट डिक्रीज हुआ। ये फॉलो करता है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस को R इज इक्वल टू लॉस बाय L बाय A, R इज इक्वल टू वी नो दैट V बाय I। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा है, V बाय I है, I डिक्रीज में है और उसको लॉस को फॉलो करके अगर करंट कम होगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा, अगर करंट कम है, डिक्रीज है, तो उसके रिगार्डिंग द लॉस ऑफ रेजिस्टेंस में एरिया आल्सो रिड्यूस। एरिया आल्सो रिड्यूस मींस ये जो एरिया है, ये लेंथ बेस में ये जो एरिया है, ये अल्टरनेटर का एरिया है। अगर दोस्तों जितना करंट कम होगा उतना एरिया कम होगा किसका, अल्टरनेटर का। उसको कंपैरिजन में अगर बोथ इक्वेशन में हम देखेंगे, करंट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर करंट कम हुआ तो एरिया आल्सो कम होगा, और एरिया अगर कम हुआ तो ये जो रिड्यूस है अल्टरनेटर का साइज आल्सो रिड्यूस होगा। अल्टरनेटर का साइज छोटा हो जाएगा। अल्टरनेटर का साइज छोटा होने के कारण से उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने में हमको बहुत सारा तकलीफें आएंगी। इसके चलते हम इंडिया में मैक्सिमम 25 केवी से ऊपर का पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर है वो इंसुलेशन प्रॉब्लम है, इंसुलेशन प्रॉब्लम। तो ये दोस्तों हमने कवर किया, एक क्वेश्चन था जनरेशन के ऊपर। अभी चलते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन। हमको ट्रांसमिशन करने की जरूरत क्यों है दोस्तों? अगर डायरेक्ट वहां पे जनरेशन स्टेशन में 11 केवी आ रहा है, वो 11 केवी को हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा दे तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पे फिर वहां पे ट्रांसफार्मर लगा के उसको 415 में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे एक सवाल है, व्हाई ट्रांसमिशन लाइन इज रिक्वायर्ड। यहाँ से 11 केवी अगर दे दिया, यहाँ से कंज्यूमर तक हम डायरेक्ट इसको नहीं दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई ट्रांसमिशन लाइन, दिस ट्रांसमिशन लाइन व्हाई रिक्वायर्ड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अल्टरनेटर है, ये जो जनरेशन स्टेशन है दोस्तों, ये हमेशा अर्बन एरिया में रखा जाता है। अर्बन एरिया में क्यों रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसको हम सिटी में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये क्या करता है दोस्तों, बहुत सारा पॉल्यूशन को एक्सप्लोर करता है। वो पॉल्यूशन की वजह से सिटी में अगर करेंगे तो ह्यूमन प्रॉपर्टीज को बहुत सारा नुकसान होगा। इसके चलते दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, अर्बन एरिया में रखते हैं। गवर्नमेंट हमेशा अर्बन एरिया में इसको एस्टैब्लिश करता है। वो अर्बन एरिया से अपना सिटी तक, ये कंज्यूमर जो है ये सिटी में ही रहते हैं और अपना विलेज नियर बाय एरिया में रहते हैं। तो ये कंज्यूमर से, अर्बन एरिया से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। अर्बन एरिया से सिटी तक पावर को पहुंचाने का काम ट्रांसमिशन के जरिए होता है। तो इसीलिए हम ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर यही है, हमको अर्बन एरिया से सिटी तक पावर पहुंचाना हो तो हमको ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके जरिए ही पावर सिटी तक आ पाएगा। तो गवर्नमेंट क्यों हमेशा जो भी है जो जनरेशन स्टेशन उसको अर्बन एरिया में रखता है? अर्बन एरिया में एक तो पहला पॉइंट हो गया अपना जो ह्यूमन प्रॉपर्टीज को नुकसान से बचाने का, रिस्क फैक्टर से बचाने का। सेकंड हो गया गवर्नमेंट को वहां पे लैंड एक्विजिशन वेरी वेरी चीपेस्ट। दूसरा इजी टू लार्ज लैंड अवेलेबल, वहां बहुत बड़ा बड़ा लैंड उसको इजीली मिल जाता है। इजी टू वाटर अवेलेबल एंड इजी टू हैंडल इट। ये भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, गवर्नमेंट क्यों अर्बन एरिया में जनरेशन स्टेशन पर रखता है? गवर्नमेंट इसके लिए अर्बन एरिया में जनरेशन स्टेशन पर रखता है क्योंकि वहां पे उसको बहुत लंबा, बहुत एकड़ में जमीन आराम से मिल जाता है। दूसरा चीज लैंड एक्विजिशन वेरी चीप कॉस्ट में होता है। तीसरा चीज जो वाटर इसको इजीली अवेलेबल हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो गवर्नमेंट इसको इजीली हैंडल कर सकता है। तो ये रीजन की वजह से गवर्नमेंट हमेशा अर्बन एरिया में जनरेशन स्टेशन पर रखता है। और आपको समझ में आ गया हमको ट्रांसमिशन लाइन की क्यों सख्त जरूरत है, हमको अर्बन एरिया से सिटी तक पावर लाना है, इसके लिए हमको ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन रिलेटेड क्वेश्चन यही है, व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज। ट्रांसमिशन लाइन में ये जो हाई वोल्टेज है 11 kV टू 132 kV, 132 kV टू 33 kV, 33 kV टू 11 kV, स्टेप अप स्टेप डाउन, हम ये हाई वोल्टेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पे ये सवाल है, व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज। एक्चुअली रॉन्गली इसका मैं आंसर दूं, कुछ पावर लॉस होता है, वो पावर लॉस को बचाने के लिए हम हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज सेंडिंग पावर P एंड ऑफ कस्टमर, हमने यहाँ से जो पावर एंड ऑफ कंज्यूमर पे भेजा है, ये सेंडिंग पावर P यहाँ पे 11 kV से जो कंज्यूमर तक हमने पावर भेजा है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो कंडक्टर से उसका एरिया है, वो एरिया रिगार्डिंग जो रेजिस्टेंस उसमें है, वो रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे पावर लॉस होगा। तो वो पावर लॉस को हम लोग को सस्टेन करके मेंटेन करने के लिए, पावर लॉस ना हो इसके लिए हम इसको हाई वोल्टेज में, ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स गो टू द इक्वेशन के रूप में हम जानते हैं, वी नो दैट P लॉस इज इक्वल टू I स्क्वायर R, I इज इक्वल टू करंट, पावर लाइन मेन वोल्टेज इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लेटर V, यानी कि वोल्टेज को हमने V के तरफ डिवाइड किया। वी नो दैट P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू P बाय V। सो P लॉस्ट इज इक्वल टू, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये इक्वेशन को ये इक्वेशन के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा I स्क्वायर P बाय V स्क्वायर, I स्क्वायर P बाय V स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों पावर में रेजिस्टेंस है, इसके चलते क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज अपना जो पावर है यहाँ पे लॉस हो गया। तो इसके लिए P इज इक्वल टू V लॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I बाय V स्क्वायर। जितना वोल्टेज ज्यादा दोगे आपको आउटपुट में उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका पावर लॉस बहुत कम होगा। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन में हम
हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।